नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर में। और आज एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और इस सेशन में जो आज हम यहां पर बात करेंगे ये हमारे अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है, और रिटन एग्जामिनेशन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल यहां पर होने वाला है, जिसके बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ये जो टॉपिक यहाँ पर बेस्ड होगा ये हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अगर सही तरीके से यहाँ पर प्रयोग करी जाए, ठीक है, तो उसका पॉजिटिव जो आउटकम है वो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब उसको आप लोगों के वेलफेयर के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बात करी जा सकती है। दूसरा, आप इससे हथियार भी बना सकते हैं। ठीक है, वेपन को बनाने में, है ना, और पूरी दुनिया को डराने में, इन सब चीज़ों में भी इसका यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। इस सेशन में एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर जो ट्रीटी है उसके बारे में बात करेंगे हम, जिसको बोलते हैं CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये क्या है, क्योंकि इसके ऊपर एसएसबी के इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं और साथ ही साथ आपके रिटन एग्जामिनेशन में भी बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो उनका कंप्लीट डिस्कशन मैं आज इस सेशन में करने वाला हूँ। इस सेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में तो क्या करें, फ्यूजन क्या होता है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं इंडिया के जो न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ पर हुए हैं उनके भी बारे में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर टेस्ट भारत ने किस तरीके से यहाँ पर किए हैं, अगर उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पर समझ नहीं पाएंगे। इस तरीके की और भी ट्रीटीज हैं, जैसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में बात कर लें। हम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हमेशा से चाहते हैं कि भाई भारत उसका मेंबर बने, तो ये भी क्या है, तो ये सब चीजें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी होता क्या है और कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है अभिषेक पांडे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट जो भी आगे की अपकमिंग वीडियोज हैं आप उनको यहाँ पर जरूर देख सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी भी कहते हैं। और यहां पर हम जो मेन फोकस करेंगे उसमें हम 3 कंट्रीज के ऊपर बात करेंगे। पहला तो भारत के ऊपर, फिर पाकिस्तान और फिर चीन। ठीक है, जिसको हम चाइना भी कहते हैं। तो भारत, पाकिस्तान और चीन ने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT के ऊपर यहां पर साइन क्यों नहीं किया है, इसके बारे में ये पूरा का पूरा डिस्कशन आज का हमारा होने वाला है। हमारे डिफेंस मास्टर ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एसएसबी का एक कोर्स है जो रनिंग है। अभी बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर नहीं हुई है, रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। हमने CDS, INET और FCAT एग्जामिनेशन 2021 के लिए यहाँ पर अलग अलग कोर्सेस यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप कंप्लीट एक्सेस भी ले सकते हैं। इसमें 1 मंथ का और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। अगर आप केवल OTA एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है तो OTA की भी क्लासेस आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप केवल FCAT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो FCAT के लिए भी एक सेपरेट कोर्स है। ठीक है, और GAT पेपर NDA एग्जामिनेशन जो है 2021 का, उसका भी आप यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सभी में 1 मंथ और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन मॉडल आपको मिलेगा। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने से पहले हमको यहाँ पर न्यूक्लियर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो आखिर होता क्या है और हमें उसके बारे में क्यों जानना है। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात करेंगे अगर हम, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो था इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको डिस्कवर किया गया था हान एंड स्ट्रासमैन, और इन्होंने 1939 में जो है इसको डिस्कवर किया था। 1939 वही साल है जब वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 का जो टाइम पीरियड था ये था 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, अब जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ये आखिर होता क्या है, अब इसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात अगर हम यहाँ पर देखें तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि द स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 स्मॉलर ऑलमोस्ट इक्वल न्यूक्लियाई along with the production of 2 or 3 न्यूट्रॉन्स एंड अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी है। अब इसी तरीके से अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन को यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से समझना चाहें तो आप ये देख मानिए कि यूरेनियम 235 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो हमें इसका रॉ मटेरियल यहाँ पर मिलता है वो यूरेनियम 238 यहाँ पर देखने को मिलेगा। यूरेनियम 238 का
जब इनरिचमेंट यहां पर किया जाता है तो इनरिचमेंट से क्या होता है कि ये यूरेनियम 235 और यूरेनियम 233 में यहां पर कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है। जिन चीजों को हम किस में यूज करते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यहां पर यूज कर सकते हैं। अब ये यूरेनियम 235 है, इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट यहां पर करी जाएगी तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में यहां पर चेंज होते हुए दिखाई देंगे और कुछ फ्री न्यूट्रॉन्स जो है वो यहां पर आपको प्रेजेंट होते हुए दिखाई देंगे। अब ये न्यूट्रॉन क्या होंगे, इसी तरीके से ये पूरी की पूरी चेन रिएक्शन जो है वो बार बार होती रहेगी। तो बेसिकली जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ये क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन को अगर हम समझना चाहें तो यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट होगी जिसकी वजह से बेरियम और क्रिप्टॉन यहां पर देखने को मिलेंगे और कुछ फ्री न्यूट्रॉन भी यहां पर अवेलेबल होते हैं जो आगे इस चेन को यहां पर कंटिन्यू करते हैं। एटम बम जो है ये रिजल्ट होता है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। अब अगर मान लीजिए कि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं इनको अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये न्यूट्रॉन जो है आगे बढ़ते जाएंगे और ये रिएक्शन होती जाएगी और इसका अगर हम गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा लॉस यहां पर देखने को मिलेगा। तो एटम बम का जो यहां पर प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर काम करता हुआ दिखाई देता है। अब ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसमें इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, इस चेन को कंट्रोल करने के लिए हम दो तरीके की रॉड्स का यहां पर यूज करते हैं जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसमें कैडमियम के बारे में बात हो रही है और बोरॉन। तो ये आपके रिटन एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भाई जो अगर न्यूक्लियर फ्यूजन में चेन को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम किसका यूज करेंगे, हम कैडमियम या फिर बोरॉन रॉड जो होती हैं उनका यहां पर यूज करते हैं। हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट जो है इसको यूज किया जाता है ताकि जो यहां पर ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं इनकी स्पीड को यहां पर स्लो किया जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है D2O, डिटोरियम डाइऑक्साइड। और दूसरी बात यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन के 3 जो है आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, पहला तो क्या हो गया, पहला हो गया प्रोटियम। ठीक है, पहला प्रोटियम हो गया, दूसरा ड्यूटेरियम हो गया और तीसरा ट्रिटियम हो गया। और ये जो ट्रिटियम होता है ये क्या होता है, ये आपको रेडियो एक्टिव यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, इनको आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो एग्जामिनेशन में या इंटरव्यू में अगर कोई भी क्वेश्चन यहां पर आएगा तो डेफिनेटली आप इसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरी बात यहां पर हो रही है न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। फ्यूजन क्या होता है, द यूनियन ऑफ लाइटर न्यूक्लाई टू फॉर्म अ बिग न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब अब इसमें क्या है कि दो चीजें हैं जो आपको अवेलेबल देखने को मिलेंगी और उन दोनों चीजों की मदद से जो है वो यहां पर एक बड़ा न्यूक्लियाई आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो जैसे आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे इसका एटॉमिक नंबर यहां पर 1 होता है और एटॉमिक मास यहां पर 2 होता है। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आप इस तरीके से यहां पर ऐड कर रहे हैं, है ना, तो आप लोगों को यहां पर हीलियम बनता हुआ दिखाई देता है। जैसे सन के ऊपर अगर हम रिएक्शन वगैरह यहां पर देखें, ठीक है, तो सन के ऊपर जो रिएक्शन होती है उससे जो हमें हीट यहां पर मिलती है या जो एनर्जी हमको यहां पर देखने को मिलती है उसमें क्या होता है, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई एक बड़े न्यूक्लियाई में यहां पर कन्वर्ट होते हैं, वो न्यूक्लियर फ्यूजन यहां पर कहलाता है। इट इज ऑल्सो अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी बिकॉज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज लेसर देन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो इसी वजह से यहां पर एनर्जी भी रिलीज होती हुई आपको देखने को मिलेगी। और ये जो पर्टिकुलर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इसके लिए एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर आपको चाहिए, तो इसी वजह से इसको हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी यहां पर कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना आप। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन क्यों कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन को, क्योंकि इसमें एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन बम जो होते हैं ये किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, ये न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस्ड होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी जो है ये भी न्यूक्लियर फ्यूजन का है। और अगर फ्यूजन में और फ्यूजन में कितनी एनर्जी यहां पर रिलीज हो रही है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर हम उसको यहां पर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो E इज इक्वल टू mc² की जो इक्वेशन है इसके थ्रू हम इनकी एनर्जी रिलीज जितनी करते हैं उसका हम कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें ये मास हो गया आपका, c जो होता है ये स्पीड ऑफ लाइट होता है जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपको देखने को मिलेगी। तो इस फॉर्मूले से आप यहां पर एनर्जी कितनी निकल रही है इसको भी आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन के आप एक रिएक्शन भी यहां पर देख सकते हैं जो मैंने आपको पॉइंट बताया। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है कि यूरेनियम 235 है, इसमें न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट करेंगे तो ये इस तरीके से कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद ये न्यूट्रॉन में और बेरियम और क्रिप्टॉन में आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन के बारे में, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे जो न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट भारत के द्वारा किए गए हैं उनकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले भारत ने जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ये ऑपरेशन का नेम था। और इसके बाद
जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, जिसको हम MEA कहते हैं, ठीक है, इसने यहां पर इसको डेजिग्नेशन क्या दिया था, पोखरण 1, ठीक है, वॉज द असाइंड कोड नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट ऑन 18 मई 1974। तो भारत ने अपना जो पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट यहां पर किया था वो कब किया था, 18 मई 1974 को किया था, और उस ऑपरेशन का नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको डेजिग्नेट किया था पोखरण 1 से। द बम वॉज डिटोनेटेड ऑन द आर्मी बेस पोखरण टेस्ट रेंज, ठीक है, राजस्थान में ये पोखरण रेंज मिलेगा, वहां पर ये टेस्ट हुआ था, जिसके बाद यूएसए को पता चल गया था कि भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो अलग अलग तरीके के जो सैंक्शंस हैं वो भी भारत के खिलाफ यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सैंक्शंस जो हैं ये यूएसए ने यहां पर लगा दिए थे। पोखरण 2 फिर करवाया गया, कंसिस्टेड ऑफ 5 डिटोनेशन, द फर्स्ट ऑफ विच वाज अ फ्यूजन बम व्हाइल द रिमेनिंग 4 वर द फ्यूजन बम, ठीक है। तो यहां पर 5 बम को यहां पर टेस्ट किया गया था। 19 जो हमारा 98 है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और इसके ऊपर जॉन इब्राहिम की एक मूवी भी बनी है परमाणु, आपने देखी होगी मूवी, तो वो इसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट से रिलेटेड यहां पर बनाई गई है, ठीक है। तो 5 डिटोनेशन जो है उनमें से एक जो है वो आपको फ्यूजन बम देखने को मिलेगा, और 4 जो थे ये आपको फ्यूजन बम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो इनके बीच में यहां पर क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए, जो मैंने पहले आपको ऑलरेडी बता दिया है। इस टेस्ट को हमने इनिशिएट किया था 11 मई 1998 को, और इसका जो यहां पर हमने नाम दिया था, इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। तो पहले वाले का नाम था स्माइलिंग बुद्धा और दूसरे वाले का नाम था ऑपरेशन शक्ति। और ये क्योंकि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल एक इवेंट था, और इस वजह से 11 मई 1998 को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल यहां पर सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 11 मई को यहां पर ये पर्टिकुलर ऑपरेशन शक्ति जो है ये कंप्लीट होता हुआ आपको दिखाई दिया था। तो ये हो गए न्यूक्लियर वेपन टेस्ट ऑफ इंडिया। अब हम आज का जो हमारा मेन टॉपिक है इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को अगर आपको समझना था तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन एटलीस्ट आपको यहां पर होनी चाहिए। तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी या कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, दोनों का एक ही नाम है, ठीक है। इसका क्या मीनिंग होता है, ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो बैन करती है सभी तरीके के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का, चाहे आप मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करो चाहे सिविलियन पर्पस के लिए यूज करो। मतलब ना तो मिलिट्री पर्पस के लिए आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यहां पर कर सकते हैं, ना तो सिविलियन पर्पस के लिए आप इसको यहां पर यूज कर सकते हैं। ये सभी तरीके की जो यहां पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है उसको यहां पर बैन करता है। इसको यहां पर ओपन किया गया था सिग्नेचर के लिए कि भाई जो भी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है वो यहां पर आकर इसको साइन कर सकती है। तो 24 सितंबर 1996 को ये यहां पर साइन किया गया था, ओपन रखा गया था, जिसमें 184 लोगों ने साइन किया और 167 जो कंट्रीज हैं उन्होंने यहां पर रेटिफिकेशन किया। बेसिकली यहां पर साइन करना और रेटिफाई करने में क्या डिफरेंस है, देखिए कि मान लीजिए कि मैंने डिसाइड किया कि हमें सबको क्या करना है, कि हम सबने प्लान किया कि पिकनिक जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन पिकनिक जाना चाहता है ना, तो पिकनिक जाना चाहता है, तो सब लोगों ने हाथ उठा दिया कि हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे, सब लोगों ने यहां पर कर दिया। तो टोटल 184 लोगों ने यहां पर इसको ज्वाइन किया कि भाई हम सब लोग पिकनिक जाना चाहते हैं। अब क्या हुआ कि आपने पिकनिक के लिए बोला, और पिकनिक के लिए बोला कि भाई कॉन्ट्री करनी है, सब लोगों को 200 रुपए यहां पर जमा करने हैं, ठीक है, 200 रुपए लेकर आ जाओ और इसको यहां पर रेटिफाई कर दो। तो अब इसमें से केवल 160 लोग जो थे वो यहां पर निकलकर सामने आए कि भाई हम लोग जो है बस इसको यहां पर ज्वाइन करेंगे, ये लो हमारे पैसे, अब हम लोग भी पिकनिक यहां पर जाना चाहते हैं। तो 184 लोगों ने साइन किया है कि अच्छा बात है, ये आगे होना चाहिए इसके ऊपर काम, लेकिन रेटिफिकेशन जो है वो 167 लोगों ने ही यहां पर किया है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये नंबर देखकर आपको लग रहा होगा ये मोस्ट वाइडली सपोर्टेड आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है, जिसमें न्यूक्लियर जो भी एक्सप्लोजन होते हैं उनको यहां पर पूरी तरीके से बैन किया गया है। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जिनको यहां पर इसको रेटिफाई करना है, जैसे चाइना के बारे में बात कर लीजिए, इजिप्ट के बारे में, इंडिया, ईरान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, यूएसए, इन सभी कंट्रीज ने इसको अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। तो चाइना हो गया, इजिप्ट हो गया, इजिप्ट की कैपिटल आपको कायरो देखने को मिलेगी, ये याद रखिएगा, है ना। इंडिया हो गया, ईरान हो गया, इजराइल हो गया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इवन यूएसए जो है उसने भी इसको अभी तक यहां पर जो है वो रेटिफाई नहीं किया। आज के टाइम पीरियड पर यूएन सेक्रेटरी जनरल, है ना, यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर ये न्यूयॉर्क में है, सेक्रेटरीट भी आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। इसके जो सेक्रेटरी जनरल है इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पोर्चुगल से बिलोंग करते हैं, जिसकी कैपिटल आपको लिस्बन देखने को मिलेगी। उन्होंने बोला है इन 8 कंट्रीज को, जिनके नाम मैंने यहां पर लिखे हैं, कि भाई आप सभी लोग भी यहां पर क्या करिए, इस ट्रीटी को रेटिफाई करिए, क्योंकि जिस तरीके का डिटरेंस यहां पर क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है सभी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री के द्वारा, वो चीज यहां पर बिल्कुल सही नहीं है। तो अगर आप लोग भी इसको साइन करेंगे तो इस पर्टिकुलर ट्रीटी को थोड़ा सा और ज्यादा पावर यहां पर देखने को मिलेगी। जो CTBTO है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है ये वियना में है, और वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, जहां पर 2020 में एक टेररिस्ट एक्टिविटी भी यहां पर आपको देखने को मिली, वहां पर भी
बहुत ज्यादा लोगों की यहाँ पर जो है वो अटैक किया गया, क्योंकि वहां पर यूरोप में आपको पता है कि कोविड-19 जो है वो वापस आ रहा है ना, और इसकी वजह से लोगों ने पार्टी करना सोचा तो वहां पर कुछ अटैक हुए और कुछ लोगों की यहाँ पर मौत भी आपको होती हुई दिखाई दी। भारत ने क्यों साइन नहीं किया है, इंडिया का क्या कंसर्न है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसी पहली बात यहां पर हो रही है कि भाई यहां पर बोला गया है कि कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, है ना। तो अब यहां पर कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करेंगी और उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर कैसे पता चलेगी, है ना। और बेसिकली यहां पर क्या है कि टाइमलाइन, कितने टाइम पीरियड पर यहां पर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना है, क्योंकि अब देखिए क्या है कि टेस्टिंग तो नहीं होगी, सब कुछ बैन कर दिया है कि ना तो न्यूक्लियर कोई एक्सप्लोजन होगा मिलिट्री पर्पस के लिए, ना तो सिविलियन पर्पस के लिए। साथ ही साथ कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज यहां पर करने वाली हैं, कितने टाइम पीरियड पर करने वाली हैं, और उसके एविडेंस यहां पर क्या होंगे, कौन इसको मॉनिटर करेगा जो इस तरीके के काम को करते हुए इस बात को वो आप ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी यहां पर ना हो, है ना, कि मतलब ये सभी कंट्रीज जो है अब यहां पर इनके पास पूरा न्यूक्लियर जो इनके आर्म्स थे वो यहां पर खत्म हो चुके हैं, इस चीज को इंश्योर कौन करेगा। तो एक तो ये इंडिया का कंसर्न है। दूसरी बात यहां पर बताई गई है, ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी है नेचर में, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब यहां पर ये हुआ कि भाई आज के टाइम पीरियड पर अगर हम दो कंट्री का एग्जांपल लें, जैसे यूएसए के बारे में बात करें और एक रशिया के बारे में बात करें, ये लोग जो है वो न्यूक्लियर फील्ड में भी बहुत आगे यहां पर पहुंच चुके हैं। मतलब ये हमारे अलग अलग स्टेज होते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के, जैसे फर्स्ट स्टेज हो गया, सेकंड स्टेज हो गया, थर्ड स्टेज हो गया। तो इंडिया जो है अभी फर्स्ट स्टेज में ही आपको थोड़ा सा यहां पर काबिलियत उसने अपनी सिद्ध करी है, सेकंड वाले पे थोड़ा सा काम किया है, थर्ड वाले पे, लेकिन अभी ये दोनों चीजें जो है ये एक्सप्लोर इंडिया नहीं कर पाया है। और इंडिया के पास जो है यूरेनियम तो कुछ कुछ जगह पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे झारखंड में आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरीके की टेक्नोलॉजी हमें चाहिए उसको इनरिच करने के लिए वो इंडिया के पास नहीं है। तो बाकी की जो कंट्रीज है उन्होंने अपनी कंट्री को डेवलप यहां पर बना लिया है इन सभी चीजों का यूज करके, लेकिन भारत अभी तक इस तरीके की चीजों का यूज नहीं कर पाया। और भारत में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फादर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जिनको हम बोलते हैं होमी जहांगीर भाभा, उनका कहना था कि भारत में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करेगी, और इसलिए भारत को इन सब चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन फिर एक जब ये एरोप्लेन से जा रहे थे, है ना, फिर यहाँ पर पेरिस के पास आल्प्स माउंटेन में जो है वो कंचनजंगा जो एयर इंडिया का यहाँ पर प्लेन था, है ना, वो यहाँ पर क्रैश हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, इंक्लूडिंग होमी जहांगीर भाभा। तो हमारा जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी था इसमें डेवलपमेंट बहुत पीछे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक डिस्क्रिमिनेटरी है ये, इसलिए भारत ने इसको रेटिफाई नहीं किया। दूसरी बात, सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक तरफ है चाइना, दूसरी तरफ है पाकिस्तान, ठीक है। आज के टाइम पीरियड पर मान लीजिए कि पाकिस्तान ने इसको साइन नहीं किया है, चाइना ने साइन नहीं किया और इंडिया ने साइन कर दिया, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि क्या हम अपने दोनों पड़ोसी देशों से यहां पर सिक्योर हैं। अगर हम इसको साइन करेंगे तो क्या ऐसी सिचुएशन यहां पर बन सकती है कि भाई ये लोग हमारे ऊपर अटैक करें, क्योंकि आपको पता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, गलवान वाला जो पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ, जिस तरीके के इन्फिल्ट्रेशन जो है पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में और दूसरे जो पार्ट है इंडिया में वहां पर करता है, तो उन सब चीजों का भी एक कंसर्न जो है इंडिया यहाँ पर प्रेजेंट करता है। और अगर इन फ्यूचर चाइना पाकिस्तान इसको साइन करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया भी करेगा, लेकिन अभी के टाइम पीरियड पर जब तक चाइना पाकिस्तान इसको साइन नहीं करेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि इंडिया यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को यहाँ पर साइन करने वाला है, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया, है ना, और सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई। हमारे अगले सेशन में मैं आप लोगों के साथ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में बात करूंगा, फिर मैं आपको एनएसजी के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और आप इस सेशन को अगर यहां तक देख चुके हैं तो अपना रिव्यू जरूर लिखिएगा कि आपको सेशन क्यों अच्छा लगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।